हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं आज की वीडियो में जो मैं बात करने जा रही हूँ वो गाइजेशनल डायबिटीज के बारे में ही रहेगी। प्रेगनेंसी डायबिटीज भी जिसे बोला जाता है। बहुत सारे लोगों को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये डायबिटीज हो जाती है। वेदर आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज थी, वेदर आपकी मदर के प्रेगनेंसी के टाइम उनको ये डायबिटीज थी सम टाइम विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी हिस्ट्री और एनीथिंग एल्स, आपको हार्मोन्स के कारण भी ये जो डायबिटीज है वो हो सकती है। तो ये डायबिटीज कंट्रोल करी जा सकती है। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में थ्रू आउट विदाउट एनी मेडिकेशन पूरी लाइफस्टाइल एंड डाइट के बेस्ड पे जो अपनी डायबिटीज थी वो कंट्रोल में रखी थी। मैंने कोई मेडिकेशन नहीं ली थी टिल द एंड ऑफ डिलीवरी। इवन आफ्टर डिलीवरी मेरी बेबी की जो ब्लड शुगर थी वो भी नॉर्मल थी। यस, शायद काफी लोगों को आपको पता होगा इस चीज के बारे में, काफियों को शायद नहीं भी पता होगा कि जब आपकी बेबी की डिलीवरी हो जाती है, अगर आप डायबिटिक थे, आपको गाइजेशनल डायबिटीज थी ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी, तो आपकी बेबी के बर्थ के बाद उनकी भी डायबिटीज चेक होती है। 2 से 3 बार उनकी डायबिटीज आफ्टर देयर फर्स्ट फीड्स चेक करी जाती है। तो इस केस में होता क्या है कि बच्चे की जो डायबिटीज है ना, ब्लड शुगर है, ब्लड ग्लूकोज लेवल है, वो कम होने के चांसेस होते हैं। पीछे एक लॉजिक ये है कि जब बेबी आपके वोम में होता है तो उस टाइम पे अगर आपकी ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है तो आपके बेबी को जो ब्लड ग्लूकोज है वो ज्यादा मिलता है। जब बेबी बाहर आता है तो वो आपकी फीड पे होता है या फिर आउटसाइड फीड जैसे फॉर्मूला 1 पे होता है, तो वहां से उसको जो ग्लूकोज लेवल है उतना नहीं मिल पाता अगर मदर के वोम में वो ज्यादा था। तो उस केस में कुछ बच्चों का क्या होता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल नीचे गिरने लगता है, लो हो जाता है, जिसके कारण जब भी आपकी बेबी का बर्थ होता है, वेदर चाहे आपकी पूरी प्रेगनेंसी में आपकी जो ब्लड शुगर लेवल था वो नॉर्मल था, स्टिल आपकी बेबी का टेस्ट होता है एंड 2 से 3 बार वो टेस्ट करा जाता है। अगर सब नॉर्मल रहता है तो देन वो आपको डिस्चार्ज करते हैं। अगर आपकी बेबी के ग्लूकोज का लेवल डाउन जाता है देन वो ऑब्जर्वेशन में रखते हैं आपकी बेबी को। तो मेरी बेबी का जो ब्लड शुगर लेवल था वो आफ्टर बर्थ नॉर्मल था। उन्होंने 3 बार चेक करा था तो तीनों बार नॉर्मल आया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और उसके बाद अब मैं अपना 3rd मंथ का जो टेस्ट होता है यहाँ यूके में ऑफर करा जाता है कि अगर आपको गाइजेशनल डायबिटीज थी, जैसे ही आपका बेबी 3 मंथ का हो जाता है तो जो आपका डायबिटीज नॉर्मल जो डायबिटीज होती है उसका टेस्ट करा जाता है, ब्लड लिया जाता है। की रीजन होता है कि कुछ लोगों को आफ्टरवर्ड प्रेगनेंसी के बाद जो नॉर्मल डायबिटीज होती है वो भी डेवलप हो जाती है। बहुत रेयर केस होता है, पर यहाँ पे ये टेस्ट हर किसी का करा जाता है कि इन केस आपको हुई तो नहीं है। तो ये तो बात हुई थोड़ी सी डायबिटीज के बारे में। तो ये जो वीडियो है वो है एक्सपीरियंस के बारे में थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। तो मुझे कुछ 5.5 मंथ में पता चला था, ऑलमोस्ट 5 मंथ में, कि मुझे गाइजेशनल डायबिटीज है। उसके बाद 4 मंथ का टाइम था। तो 4 मंथ के टाइम में मैंने थ्रू आउट अपनी डाइट एंड लाइफस्टाइल के साथ ही अपनी शुगर को कंट्रोल में रखा था। तो मेरी जो शुगर लेवल थी वो इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रही थी। कुछ पैटर्न थे फर्स्ट वीक में, जब मुझे पता चला, मुझे उन्होंने प्रॉपर मीटर वगैरह दिया चेक करने के लिए, तो कुछ जगह पे कुछ टाइम पे ब्लड ग्लूकोज लेवल था वो ज्यादा आ रहा था, जिसमें मेजरली फर्स्ट थिंग थी अर्ली मॉर्निंग। लाइक जब भी मैं एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग होती थी ना, तब जो मेरे ग्लूकोज लेवल था ना वो इंक्रीज हो रहा था हर टाइम। तो उसके लिए मैंने थोड़ा डाइट चेंज करा था। इसके अलावा जो बेसिक लाइफस्टाइल चेंज करने की बात होती है तो वो मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक बताती हूँ कि क्या क्या मैंने फॉलो करा। तो सबसे बड़ा जो पार्ट होता है, अगर आपने अपनी डाइट एंड लाइफस्टाइल के साथ डायबिटीज को कंट्रोल करना है, वो होता है फूड एंड आपकी एक्टिविटीज। फूड में क्या होता है कि काफी ऐसे फूड्स होते हैं जो आपको अवॉइड करने पड़ते हैं। काफी ऐसा पोर्शन होता है, बताते हैं आपके जो डाइटिशियन है। अगर आप यूके में है तो ऑफकोर्स आपको डाइटिशियन मिलेंगे प्रॉपर, वो आपको बताएंगे। शायद अगर आप यूके में है तो आपको पता होगा कि वो आपको प्लेट वाला एक सिस्टम समझाते हैं कि अगर एक प्लेट पूरी भरी हुई है तो उसका जो हाफ पोर्शन है वो आपने खाना है। यहाँ पे ग्रीन वेजेस, सैलेड्स, एंड उसमें से जो हाफ बची है उसमें हाफ जो है वो होना चाहिए प्रोटीन, एंड जो सेकंड हाफ होना चाहिए वो हो सकता है आपका कार्ब। प्रोटीन एंड जो कार्ब का मेजरमेंट है वो चेंज भी हो सकता है एज पर योर रिक्वायरमेंट, क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि आपके बेबी का वेट इंक्रीज होना बंद हो जाता है। उस केस में हो सकता है कि आपको कार्ब ज्यादा भी लेना पड़े। प्रोटीन तो खैर लेना पड़ेगा। अगर आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं हो रही, देन वो कार्ब वाले पोर्शन को और कम करने को बोलते हैं एंड
प्रोटीन को इंक्रीज करने के लिए बोलते हैं। बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है वो एक प्लेट में यही होती है कि हाफ प्लेट ग्रीन वेजिस एंड सैलेड, उसमें से हाफ का हाफ प्रोटीन एंड हाफ का सेकेंड हाफ कार्ब्स। तो अब बात करते हैं एक्टिविटीज की। तो एक्टिविटीज में मेनली क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करनी है, आपने हर रोज बड़ी बड़ी वॉकिंग पे जाना है अगर आप ठीक नहीं फील करे। तो एक्सरसाइज में यहाँ पे या फिर जो यहाँ पे एक्टिविटीज का मतलब है वो ये है कि आपने अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है। एक्टिव किसी भी फॉर्म में हो सकता है। लाइक मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ कि मॉर्निंग में जब भी मैं खाना खाती थी, खाने का बेसिक रूल है वो ये होता है कि 6 टाइम आपने खाना है, जिसमें कि 3 जो मील है वो अपनी बड़ी मील होनी चाहिए, जो मेन मील्स होती है ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, और उसके बाद 3 छोटी मील होनी चाहिए। छोटी मील में मान लीजिए कुछ भी स्नैक हो सकता है, कोई फ्रूट हो सकता है, किसी टाइम पे थोड़े से नट्स हो सकते हैं, ऐसा मतलब कुछ एक मिडल में चीज खानी है कि आपको भूख भी ना लगे। और क्योंकि अगर आपको भूख लगेगी तो आप रैंडमली कुछ भी उठा के खाओगे, जिसके कारण आपकी जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है जब आप एम्प्टी स्टमक चेक करोगे तो वो इंक्रीज में होगी। तो आपको 6 टाइम खाना है, 3 बड़ी मील जो मेन मील है एंड 3 छोटी मील। तो जब भी आप मेन 3 मील्स खा रहे हो उसके बाद आपको एक्टिविटी करनी है। तो मेरे केस में क्या था कि जब भी मैं मॉर्निंग उठती थी, अपना जो ब्लड शुगर लेवल चेक करने के बाद स्ट्रेट मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाती थी अराउंड 8 बजे। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं रेस्ट नहीं करती थी, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है प्रेगनेंसी में आप थोड़ा टायर्ड फील करते हो, लेजी होते हो कि आपका मन नहीं करता। बट अगर आपको डायबिटीज है तो आपको आपका मन मानना ही पड़ेगा, आपको थोड़ी सी एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो मैं क्योंकि यूके में रहती हूँ तो अकेली थी यहाँ पे, तो कोई था नहीं, हस्बैंड मेरी जॉब पे चले जाते थे मॉर्निंग। तो ब्रेकफास्ट के बाद मैं पूरे घर का काम करती थी। पूरा घर तो खैर यहाँ पे कितना ही होता, बट स्टिल मैं क्या करती थी कि चाहे घर गंदा हो ना हो, मैं हर रोज सफाई करती थी फॉर एक्टिविटी। लाइक मुझे ये होता था कि एटलीस्ट 30 से 40 मिनट में अपने आप को बिजी रखूं। तो जिसमें मतलब बेसिक किचन की सफाई होती थी, जो मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था, बर्तन वगैरह हल्का फुल्की जो भी सफाई हो, तो मैं ये कोशिश करती थी कि 30 to 40 मिनट में लगातार वॉक करूं या थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज करूं। इसमें कुछ हैवी काम नहीं, हल्का फुल्का जो भी घर का काम होता था वो मैं मॉर्निंग को करती थी। उसके बाद रेस्ट कर सकते हो आप। मैं रेस्ट करने के बाद फिर जो मेरी मील होती थी, जो मैं फर्स्ट ब्रेकफास्ट के बाद जो सेकंड स्नैक्स लेती थी वो मिल्क था मेरे केस में, क्योंकि मुझे मिल्क पसंद है। तो मैंने पहले रात को नॉर्मल में मिल्क पीती थी, पर क्योंकि मेरी जो एम्प्टी स्टमक ब्लड शुगर थी ना वो बहुत इंक्रीज हो रही थी हर मॉर्निंग, तो मुझे मेरे डाइटिशियन ने ऐसे बोला था कि अगर हो सकता है कि आफ्टर योर डिनर अगर आप जो अपना एक्स्ट्रा स्नैक्स लेते हो अगर आप स्किप कर सकते हो और आपको भूख नहीं लगती, देन आप ये चीज ट्राई कर सकते हो। तो मैंने क्या करा कि मैंने जो मिल्क है ना वो रात को लेना छोड़ दिया आफ्टर डिनर। तो मैंने मॉर्निंग में आफ्टर ब्रेकफास्ट जो स्मॉल स्नैक्स का टाइम होता था उस टाइम पे मैंने मिल्क लेना स्टार्ट करा। तो उस टाइम पे मैं मिल्क पी लेती थी और उसके बाद फिर थोड़ी रेस्ट के बाद फिर मैं बनाती थी अपना लंच। तो थोड़ी एक्टिविटी उस टाइम पे भी हो जाती थी लंच बनाने के टाइम। तो लंच के बाद जो बेसिक एक्टिविटी होती थी वो मेरी रहती थी हल्की फुल्की एक्सरसाइज, लाइक योगा हो गया। हालांकि खाने के बाद ये थोड़ा मुश्किल होता है, पर स्टिल मैं थोड़ा वॉक करती थी लाइक अराउंड, ताकि खाना थोड़ा पच जाए। तो मैं यहाँ 3rd फ्लोर पे रहती हूँ, तो हल्की हल्की स्टेयर्स करने के बाद, चढ़ने के बाद 1-2 बार हल्का फुल्का जो योगा, लाइक अपनी बॉडी को हल्का फुल्का मूव करना। तो क्योंकि मुझे ना कभी लंच में प्रॉब्लम आई नहीं इतनी कि मुझे लंच में कभी मेरी ब्लड शुगर इंक्रीज हुई हो। मॉर्निंग में थोड़ी आती थी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम, पर लंच में कभी नहीं आई। तो लंच में मैं हल्का फुल्का योगा करती थी। और उसके बाद जब शाम होती है इवनिंग मील, तो उसमें मैं ज्यादातर फ्रूट प्रेफर करती थी। फ्रूट में भी एक बेसिक रूल होता है आपका कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप 2-3 फ्रूट एक साथ लेके प्लेट में कट करके खा लो। अगर आपको डाइजेशनल डायबिटीज है ना तो आप एक टाइम पे कोई एक ही फ्रूट खा सकते हो। यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लोग क्या करते हैं कि फ्रूट हेल्दी है तो हम कितने फ्रूट एक साथ खा लेंगे, तो फिर सोचते हैं कि हमारी जो डायबिटीज है वो इंक्रीज क्यों हो रही है। अगर आपको डायबिटीज है तो आप एक ही फ्रूट एक टाइम पे खाइए। हाँ, हो सकता है कि 1 घंटे में आपने ये खा लिया, उसके बाद 1-2 घंटा छोड़ के अगर आपने कुछ और खाना है तो आप वो खा सकते हो। मॉर्निंग में मैं ऐसा करती थी कि अगर मुझे भूख ज्यादा लग रही है तब मैं मिल्क के साथ सम टाइम बनाना खा लेती थी, लाइक विद इन सम टाइम। अगर मुझे लग रही है भूख तब मैं बनाना या नॉर्मल और कोई फ्रूट, वैसे मैं मॉर्निंग ज्यादा बनाना प्रेफर करती थी तो वो खाती थी। और इवनिंग में जो भी सीजनल फ्रूट अवेलेबल हो वो, लाइक अगर आप 5-6 घंटे का डिफरेंस है खाने के बीच में, तो हर 2 घंटे
घंटे में कोई एक फ्रूट या फिर नट्स आप ले सकते हो जब भी आपको भूख लगे। सिमिलरली रात को भी अगर आपको भूख लगती है तो मैंने अपने पास नट्स का जो बॉक्स था वो रखा हुआ था कि रात को मैं कुछ और नहीं खाती थी, लाइक कुछ भी ऐसा कार्ब से बनी हुई चीज जिससे कि मेरी ब्लड शुगर मॉर्निंग को इंक्रीज हो, तो मैं नट्स खाना ज्यादा प्रेफर करती थी समटाइम मिडनाइट अगर भूख लगे। तो बात करते हैं इवनिंग एक्सरसाइज की, इवनिंग एक्टिविटीज की। तो डिनर करने के बाद जो मेरी इवनिंग वर्कआउट होता था, इवनिंग एक्टिविटी होती थी, वो थी डेली वॉक। तो इवनिंग को मेरे हस्बैंड काम से आ जाते थे तो हम डेली स्मॉल वॉक पे जाते थे, बहुत ज्यादा दूर नहीं, तो थोड़ी सी हम वॉक करते थे, तो जिसके कारण जो मेरी ब्लड शुगर लेवल है वो नॉर्मल थी। तो गाइस ये कुछ बेसिक्स, तो जो जिसके कारण जो मेरी ब्लड शुगर लेवल है ताकि मॉर्निंग को ठीक आए, तो ये कुछ बेसिक सी एक्टिविटीज थी जो मैंने फॉलो करी थी 3 टाइम करने के लिए। इसके अलावा तीनों टाइम क्या आप खाते हो ये भी बहुत मैटर करता है। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अगर इसमें मैंने खाने का भी बताया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैं प्रॉपर चॉइसेस आपको बताऊंगी कि अगर आप वेजिटेरियन है तो आप क्या चॉइसेस में ले सकते हो, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपके पास क्या चॉइसेस अवेलेबल हो सकती हैं एज पर माई एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने दोनों ही तरह की डाइट खाई है। मैं वेज एंड नॉन वेज दोनों ही ऑफकोर्स खाती हूँ, तो मैंने दोनों ही डाइट्स फॉलो करी है अपनी गैजेशनल डायबिटीज के टाइम पे। इसके अलावा टॉप टिप्स की अगर मैं बात करूं तो आप कैसा फील करते हो, मुझे लगता है कि उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी ब्लड शुगर लेवल पे। मेरे साथ ये था, जब भी मैं कभी स्ट्रेस फील करती थी तो मेरी जो ब्लड शुगर थी ना वो इंक्रीज हो जाती थी। मेरे जो मदर थे ना वो इंडिया से यहाँ मेरे पास यूके में आए हुए थे जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तब। तो क्योंकि 6 मंथ का वीजा होता है, तो मेरे जो 7 मंथ जब स्टार्ट होना था ना उससे पहले मेरी मदर को वापस इंडिया जाना था, क्योंकि वो ज्यादा देर उसके बाद वो स्टे नहीं कर सकते थे। तो जब वो गए थे ना, तो आप थोड़ा सा पहले इमोशनल होते हो प्रेगनेंसी में, तो मैं और ज्यादा इमोशनल फील कर रही थी। तो जिस दिन मैं मतलब रोती थी ना, मतलब होता है कि अब कोरोना आ जाता, उसी दिन उसी टाइम पे मेरे पे जो मेरा ग्लूकोज लेवल था ना वो ऑलवेज इंक्रीज होता था एज कम्पेयर टू नॉर्मल। तो मैंने काफी 2-4 बार ये चीजें ऑब्जर्व करी थी। तो मैंने जो मेरे यहाँ पे डायबिटीज टीम उनके साथ भी डिस्कस करा था, तो उन्होंने बोला था कि स्ट्रेस जो होता है ना आपका, वो इम्पैक्ट करता है आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल को। तो जितना हो सकता है कि आप हैप्पी रहिए, चीजों को अवॉइड करें। थोड़ा सा कभी कभी करना पॉसिबल नहीं हो पाता, बट जितना हो सके हैप्पी रहोगे तो आप हेल्दी भी फील करोगे एंड आपकी जो ग्लूकोज लेवल है वो भी नॉर्मल रहेगा। तो गाइस ये थी वीडियो अबाउट माय एक्सपीरियंस कि कैसे मैंने अपने लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ अपनी जो ग्लूकोज लेवल है, ब्लड ग्लूकोज लेवल है, उसे नॉर्मल रखा था। फूड प्रेफरेंसेस वो इस वीडियो में मेंशन नहीं करूंगी, इसका जो सेकंड पार्ट है वीडियो का वो भी साथ में देख सकते हो, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। होपफुली जो मेरा एक्सपीरियंस था उससे आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपको भी गाइजेशनल डायबिटीज है तो घबराने की बात नहीं है। स्टे हेल्दी, कीप हैप्पी एंड थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करके दिखता है कि आपकी भी डायबिटीज कंट्रोल में रहे विदाउट एनी मेडिकेशन। अगेन हर किसी की बॉडी डिफरेंट है, कुछ डिफरेंट चीजें हर किसी की बॉडी पे डिफरेंट रिस्पॉन्स करती है। कुछ लोग मेरे से भी ज्यादा हो सकता है वर्कआउट कर रहे होंगे पर उनकी जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो स्टिल सेम आ रहा होगा। अगर ऐसा आपके साथ है तो घबराइए मत, इसमें आपकी गलती नहीं है। हर किसी की बॉडी डिफरेंट रिस्पॉन्स करती है, बट होपफुली ये चीजें आपके लिए भी वर्क करे जैसे कि मेरे लिए इन्होंने करा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी मैं अपनी पेरेंटिंग एंड प्रेगनेंसी से रिलेटेड रील्स को पोस्ट करती रहती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।